स्पीसीज ने जो रिएक्शन किया उसका आउटकम जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो O2 का मतलब ये हो गया कि Fe का वन मॉलिक्यूल H2O2 से टकरा रहा है, ये हमारा कंटेंट में है ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे कई मतलब लगभग बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं, उनको बैलेंस करना जरूरी रहता है। जैसे कि Fe, हे बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जिस तरीके से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जिसके बेसिस पे आप चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो उसको बहुत ही इजी वे से क्लियर कर लो। ठीक है, अभी हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का साइंस 1, इट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। कोशिश यही रहता है एक छोटी छोटी बातों को भी एक्सप्लेन करना, ताकि आप हर एक टॉपिक को, हर एक शब्द को इजी वे से विजुलाइज कर लो। ये हमारा टारगेट है। दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब तक जो डिस्कस किया है, आगे हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने जैसा कि एक्टिविटी फर्स्ट में देखा था कि कैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है बर्न करता है मैग्नीशियम रिबन को, एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द पॉइंट इज, अगर मुझे किसी भी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है कि वो पर्टिकुलरली हो क्या रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। लाइक अगर मैं पहला एक्टिविटी ही लूं तो मैं उसको एक्सप्लेन मुझे करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो आई कैन एक्सप्लेन लाइक व्हेन अ मैग्नीशियम ribbon burnt in oxygen, then it gets convert into magnesium ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, ये तरीका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और ऐसे मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर सबको एक्सप्लेन अगर इस तरीके से करने लगे तो फिर आगे जो हमारा रिसर्च होता रहता है उसमें दिक्कत होने लगेगा, हर किसी को जो है बड़ा ही लेंथी प्रोसेस लगने लगेगा। तो समहाउ हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दिस वे भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉट बैड, इट्स ओके। बट अगेन देर इज ए मेथड कि हम चीजों को और ज्यादा कंसाइज कर सके, सिंपल कर सकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी लाइन को या इस स्टेटमेंट को केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेट में, केमिकल फॉर्मूला वाला फॉर्मेट क्या है, मैग्नीशियम को मैं लिख सकता हूं Mg, ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूं O2, जो मिलेगा MgO। ये केमिकल फॉर्मूला एक मेथड है जिसके थ्रू हम उस इतने बड़े स्टेटमेंट को इतने शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केमिकल फॉर्मूला को समझना जरूरी है। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर वो एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन करने में मदद करते हैं, बेसिकली रिएक्शन जो करते हैं। सो अंडर रिएक्टेंट्स रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स which cause for the
कॉल फॉर रिएक्शन, जो रिएक्शन के कारण है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट दिखता है, इसको हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट इज एन आउटकम ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ने जो रिएक्शन किया उसका आउटकम जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। फिर ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि आप केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख दो। हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देखें तो एक तो इक्वेशन पे अगर देखें तो इक्वेशन के मास को चेक करें, मास को अगर चेक करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें मिलेगा Mg का जो एटम है वो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 है। वहीं ऑक्सीजन का जो एटम है वो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है। तो पहला चीज ये कि वाइल डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन हमारा सम टाइम मास हमें क्या मिल सकता है, अनबैलेंस, या फिर कह सकते हो मास जो है नॉट सेम। इस तरीके के इक्वेशन को बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसका मेन पर्पज बस ये था कि बेसिक डिस्क्राइब करना कि केमिकल इक्वेशन में हो क्या, केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो इसको बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो यूजुअली क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which just shows reactants and प्रोडक्ट। तो इनिशियल स्टेज में हमें जो केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है वो हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। ज़्यादातर वो क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, बट उसका पर्पस ये नहीं होता। उसका पर्पस होता है कि हमें ये शो करना है कि इसके अंदर रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन कौन सा है। ठीक है, इसके आगे का स्टेप होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद। सो अभी हम लोगों ने अनबैलेंस इक्वेशन को देखा, जो बेसिकली इसका पर्पस ये रहता है आपको ये बताना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। आगे बैलेंस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन, देखो हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने पढ़ रखा है यानी कि रेफरेंस हम क्लास 9th का लेंगे, बट पर्पस ये रहेगा कि आगे के कंसेप्ट को, जैसे क्लास 11th क्लास 12th के कंसेप्ट को आप समझ सको इजी वे से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन आपको बिल्ड करना, आपके फाउंडेशन को बिल्ड करना। सो द पॉइंट इज बैलेंस्ड इक्वेशन में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ऐसा माना जाता है
इन केमिकल रिएक्शन mass of an atom neither be created nor destroyed. केमिकल रिएक्शन में जो है ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. इट मीन्स दैट वॉट एवर द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स का मास होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट. पॉइंट ये है कि आज के टाइम में इसका कोई उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इनिशियल स्टेज में समझने के लिए कंसेप्ट को ये जरूरी है. अदरवाइज अगर आज के टाइम में आप ऐसे कई सारे इक्वेशंस है जहां पे मास कंजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं होता है. मास कंजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं होता है. एग्जांपल के लिए मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन ले लीजिए. न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता है. ओपन सिस्टम में कहीं रिएक्शन हो रहा है उसमें भी मास कंजर्व नहीं होता है. ओपन एयर में कोई रिएक्शन हो रहा है नहीं होगा मास कंजर्व. वैसे मल्टीपल एग्जाम. बट अगेन हमारा पर्पज ये है कि चीज़ों को समझना, ठीक है, हमारे फाउंडेशन को बिल्ड करना. और थियोरेटिकली चीज़ें जो प्रैक्टिकल से अलग रहती है. ओके, तो मास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का आपस में इक्वल होना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने अभी पहला इक्वेशन देखा, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO. तो अगर इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम्स को कंसीडर करें तो Mg और ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, मैग्नीशियम हमारा 1 है राइट हैंड साइड में भी. सो समहाउ वी कैन से कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. ऐसे ही हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि अदर इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं. Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. इसको चेक करते हैं. इनके एटम्स को लिखते हैं, दैट इज जिंक के अलावा हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1 है, राइट हैंड साइड में जिंक 1 है. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है. सल्फर 1 1 4 4. सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. बट इन रियलिटी ऐसे कई मतलब लगभग बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं, उनको बैलेंस करना जरूरी रहता है. जैसे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. अगर इसको हम लोग चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन. सो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में Fe1 है, राइट हैंड साइड में Fe3 है. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है. लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, 4 है. सो इट्स अ कंप्लीटली अनबैलेंस्ड इक्वेशन. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैसे इसको बैलेंस करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे बैलेंसिंग के लिए, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, मैं इसको मिटाता हूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं. सो आगे हमारा टॉपिक है कैसे हमें इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है. तो स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो हम लोगों ने जो अभी इक्वेशन डिस्कस किया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं. दैट इज Fe प्लस H2O गिविंग Fe3O4 प्लस H2. तो जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है पहले ये समझना जरूरी है उसके जो रिएक्टेंट्स हैं
या जो प्रोडक्ट है ये चेंज नहीं होगा, ये वही होगा जो आप देख रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो पहला काम यही है, स्टेप 1, बॉक्स दी केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को आप बॉक्स में कन्वर्ट करो। ये इस बात को सिग्निफाई करेगा कि आप जो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी रिएक्टेंट है, आप इसको जो है चेंज नहीं कर सकते, इसको अल्टर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो इसको, मान लो H2O है, अब मुझे चाहिए, अगर इधर देखा जाए इसको बैलेंस करने के चक्कर में मुझे चाहिए कि मेरे पास जो है 2 ऑक्सीजन होना चाहिए और मैं H2O को ऐसे लिखने लगूं H2O2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेसिकली कि जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये समथिंग डिफरेंट है वो H2O वाटर से, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये नया सब्सटेंस है, अपने में नया सब्सटेंस का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो दैट इज द रीजन हमें ये नहीं करना है। अब इसको मैंने अगर 2H2O किया तो इसका मतलब ये है कि एक H2O का मॉलिक्यूल्स, एक H2O का मॉलिक्यूल्स, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स जो है Fe से टकरा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है। आप H2O2 का मतलब ये हो गया कि Fe का 1 मॉलिक्यूल H2O2 से टकरा रहा है, ये हमारा कंटेंट में है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है, पहला स्टेप यही है, इस बात को इंश्योर करना कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट रहेगा, नॉट गोइंग टू बी चेंज, यही रहेगा। अब सेकेंड स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, काउंट द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप में हम लोग अपने एटम्स को काउंट करेंगे, और ये मैं टेबल जो बना रहा हूं आगे भी यहीं पे यूज करूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आयरन की बात करें तो 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। और थर्ड, ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो स्टेप 3 में ये करना है, स्टेप 3 तो हम लोगों ने स्टेप 2 कर दिया। स्टेप 3 में हमें ये करना है कि पिक, इनमें से उसको पिक करना, पिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एटम एंड बैलेंस इट। पहले हमें सबसे हाईएस्ट, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू, उसको पिक करते हैं। तो जैसे हमने ऑक्सीजन को पिक किया क्योंकि यहां पे 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Fe, आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा स्टेटमेंट में अगर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 4 इन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन वाला एटम जहां पे होगा वहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, Fe प्लस 4 इंटू H2O। अगेन ये चीज याद रखना, बॉक्स हमारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, बॉक्स हमारा एज इट इज रहेगा। हमारा रिजल्ट क्या था, Fe3O4 प्लस H2। नाउ फिर से हम लोग चेक करेंगे इस इक्वेशन को। तो अगर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में Fe एज इट इज, ये एज इट इज है 3। इस साइड में हाइड्रोजन के 4 इंटू 2 यानी कि 8 एटम्स हो गए, और यहां पे 2 ही हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी के जो डिसबैलेंस है, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट है 8 है, तो उसको पिक करते हैं। 8 में अगर आप चेक करो, इसमें मैं इस साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। यानी कि मुझे चाहिए अब क्या, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H
2। तो मेरा जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अगर आप चेक करोगे अब बचा हुआ है सिर्फ एक आयरन, तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर आप एक स्ट्रक्चर को ऐसे समझो कि 3 आयरन के मॉलिक्यूल हैं, Fe, Fe। पहले तो हम लोगों ने, और 4 जो है H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 जो है H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये रिएक्ट करके ये आपस में रिएक्ट किए, जैसे भी रिएक्टिंग को करना है, इसके डिटेल में हम लोग बाद में आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये रिएक्ट करके बनाए क्या, दे फॉर्म्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ, इन्होंने आउटकम, इसका रिएक्शन का आउटकम क्या हुआ, Fe3O4 एक मॉलिक्यूल बना, और साथ में बना H2O गैस। H2O गैस के कितने, 4 मॉलिक्यूल्स, H2 के 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये आउटकम है। बट हमने जो इक्वेशन, यानी कि जो हमारा एक स्केलेटल इक्वेशन रहता है, वो ये बताता है कि भाई देखो आयरन है, आयरन H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, बदले में इसका आउटकम ये हो रहा है कि Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरीके के बैलेंस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके के बैलेंस्ड इक्वेशन को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा 3 नंबर लगा देते हैं, 3 से बैलेंस हो जाए, अच्छा 4 लगा देते हैं, 4 से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को अपना के जो है चीज़ों को सॉल्व करें। तो फाइनली हमें मिल गया 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन है, 4 H2O इधर भी, यानी कि 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन बैलेंस है। बट इसके बावजूद भी, इक्वेशन बैलेंस करने के बावजूद भी, हमें कहीं से भी इसका फिजिकल स्टेट नहीं पता चल रहा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट का मतलब ये है, आप ये नहीं बता सकते हो कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट्स है, वो सॉलिड फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है, और एक्वस सॉल्यूशन है। देखो एक्वस, ये हो सकता है आपको डाउट हो, एक्वस का मतलब हो जाएगा, AQ का मतलब ये है, अगर कहीं पे भी लिखा रहे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, ये वाटर के अंदर, वाटर के साथ सॉल्यूशन तो नहीं फॉर्म कर रहा। अगर ये वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तो हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज द रीजन हमें ना सिर्फ जो है इस इक्वेशन को लिखना रहता है, उनके स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना रहता है। तो फिजिकल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि Fe सॉलिड प्लस 4 H2O एज ए गैस। एक बात याद रखना, क्योंकि H2O के कई सारे स्टेट हो सकते हैं, तो ये क्लियर करना जरूरी है। आउटकम में क्या मिला, Fe3O4 दैट इज सॉलिड प्लस H2 दैट इज गैस। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, दैट इज द रीजन हमें फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए। फिजिकल स्टेट के अलावा हम जो है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का कंडीशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन किस तरीके के प्रेशर के अंदर कद वर्क कर रहा है, या फिर उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट हम लोगों ने बताया कि जब इक्वेशन रिएक्ट कर रहा है तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन इट्स गुड टू राइट द स्टेट, यानी कि उसका
सिचुएशन क्या है, लिक्विड के फॉर्मेट में है, एक्वस के फॉर्मेट में है, सॉलिड के फॉर्मेट में है कि गैसेस के फॉर्मेट में है, ठीक है, वो चीज़ लिखना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर रिएक्शन के जो कंडीशंस हैं उनको भी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सके, रिएक्शन के कंडीशन। अब रिएक्शन के कंडीशंस क्या होते हैं, जैसे कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन रिएक्शन के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि किस प्रेशर के अंतर्गत वो रिएक्शन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रेशर चेंज तो नहीं है, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स पर्टिकुलर उस इक्वेशन को प्रॉपर वे से शो करने के लिए कि उसका उस पर्टिकुलर उस रिएक्शन का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के अंतर्गत वो रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया अंडर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इतना हाई प्रेशर के अंतर्गत ये क्या फॉर्म कर रहा है, CH3OH, दैट इज लिक्विड गैस। तो ये जनरली हम लोग इसको कहां शो करते हैं, अबव एंड बिलो दी, शोज अबव एंड बिलो दी एरो। जो हमारा एरो उसके अबव या बिलो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी इक्वेशन देख सकते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O अंडर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस वगैरह बाद में, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में टेम्परेचर, प्रेशर, व्हाटएवर, तो इससे हमारा कंप्लीट ना सिर्फ स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है गैस का, आई मीन रिएक्शन का, साथ में हम लोग इसके कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे आपके बुक के। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस बात है सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आप इनके बेसिस पे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सारे क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे इसको मैं डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें अगर मान लो इनवर्स सिनेरियो आपने इसको सॉल्व नहीं भी कर पाए, डाउट लगता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसका नेचर है कि हाईली रिएक्टिव, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ऑक्साइड लेयर है ये एक तरीके का नया सब्सटेंस है, एक नया सब्सटेंस, उसका नया कैरेक्टरिस्टिक्स है, नया बिहेवियर। कल को मुझे एनालाइज करना है मैग्नीशियम पे, अब उसका जो ऊपर का लेयर वो पहले रिएक्ट कर रहा, तो वो मुझे गलत ऑब्जर्वेशन दे सकता है ना, गलत रिजल्ट दे सकता है मेरा, जिसके बेसिस पे मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है। दैट इज द रीजन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इस वाले को मैं सॉल्व करता हूं। BaCl2 Al2SO4, ये जो है इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप देखोगे वो एटम जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो है ऑक्सीजन। तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद बाकी के जो रिमेनिंग है, जैसे बेरियम है, बेरियम 3 है, यहाँ पे 3 बेरियम, अब यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 3 है तो 2। तो आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, आप इजी वे से जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। सॉल्यूशन यूजुअली वाटर एज अ सॉल्वेंट रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, तो दैट इज द रीजन इसको हम लोग एक्वस लिखते हैं सॉल्यूशन को। एंड सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। ये दे रहा है मुझे रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल जो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4
अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा तो ये सॉलिड फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर गैस होता, लिक्विड होता तो ऑब्वियस सी बात है डिसॉल्व होता, गैस होता तो उड़ जाता। तो वहां पे इनसॉल्युबल जो डिसॉल्व है, और लास्ट में दे रहा है हमें सोडियम, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज 2NaCl, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरीके का आप इसके स्टेट को रिप्रेजेंट करना रहेगा, बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। सी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इस तरीके के इक्वेशन देख के जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं। उसका रीजन यही है कि हम शुरू में इन इक्वेशंस को समझना चाहते हैं। ये कैसे इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन का मतलब कि कैसे मैंने Na2SO4 लिख दिया, ये सारी चीजें समझने के लिए आप क्लास 11th में जैसे वैलेंसी के कंसेप्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट है जिनको समझना रहता है, जिनके बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि अगर ये मेटल है, बेरियम है, ठीक है, बेरियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा जो कि एक हैलोजेंस है, कैसे रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में हमारा पर्पज ये नहीं कि आपको इक्वेशन समझाएं, हमारा पर्पज है जो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट, पहले उसको कंसेप्ट को आप समझ लो, बाकी फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है डीप कंसेप्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो इसके लिए डीमोटिवेट मत होना, ऐसे इक्वेशंस वगैरह को देखकर इनको अवॉइड करना। बस हमारा जो मेन कंसेप्ट है, कैसे इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें, उन सब चीजों को बस फिगर आउट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।